Now let us discuss problem number 10th. फिगर दिया हुआ है, पहले ऐसी सिचुएशन में फिगर को बड़े ध्यान से देख लेना चाहिए. इधर x इन सेंटीमीटर्स ड्रॉ कर रखा है, इधर y इन मिलीमीटर्स ड्रॉ कर रखा है, और इस तरह से वेव दिखा रखी है, और इधर 1 और ऊपर 2 दिखा रखा है, इधर 2, इधर 4, इधर 6, देन 8 एंड सो ऑन. इस तरीके से दिखा रखा है. अब देखिए, फाइंड फिगर शो अ प्लॉट ऑफ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट of particles of string at t equal to 0. This is at t is equal to 0, through which wave is passing in positive x direction. This wave is passing in positive x direction with the wave speed of, this wave speed is 20 centimeter per second. Find amplitude. सबसे पहले उन्होंने एम्पलीट्यूड पूछा है. Amplitude is maximum displacement of any particle जो कि हमें 1 मिलीमीटर दिख रहा है. Amplitude of wave is 1 millimeter. The wavelength, wavelength इनने पूछा है. wavelength भी फिगर देखकर बताया जाना चाहिए. Here to here, this is one wave and this is the wavelength from here to here. This is wavelength. So this wavelength is in fact 4 centimeter. Wave number, देखिए वेव नंबर क्या होता है, k से हम डिनोट करते हैं, and it's 2 pi by lambda. It's 2 pi by 4 centimeter or pi by 2 per centimeter. This is wave number. The frequency of wave, इसके बाद उन्होंने frequency पूछा है. Frequency of wave मैं बताता हूं. Velocity is wavelength into frequency. Velocity की जगह मैं 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखता हूं. Wavelength मुझे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और अब मैं frequency मल्टीप्लाई करता हूं. So frequency comes out to be 20 by 4 per second. So the frequency is 5 per second or 5 hertz. This is the frequency of wave. यह सारी चीज 10th प्रॉब्लम में पूछी थी. Now let's continue this session with 11th, 12th, 13th, 14th and 15th प्रॉब्लम. हम कंटिन्यूटी में यह प्रॉब्लम करते जाएंगे. पहले 10th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देख लीजिए. इनफैक्ट कोई खास चैलेंज नहीं है, सिर्फ वेव को देखकर उसमें अलग अलग पैरामीटर्स को पूछा गया था कि एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे, वेवलेंथ किसे कहेंगे, वेव नंबर किसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी का क्या मतलब निकालेंगे. और ध्यान से देखिए, अब 11th पढ़ना चालू कीजिए. Now let us discuss this 11th problem. कोई खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर ही इसे सॉल्व कर देंगे. अ वेव ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. एक वेव है जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है. दिस इज द वेव वेलोसिटी. कॉसेस ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग टू ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड ऑफ 20 millisecond. Time period is
20 मिली सेकेंड्स और 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? देखिए वेलोसिटी इज लैम्डा अपॉन टी। मैं इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करूंगा। 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। टाइम इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल्ड और वेवलेंथ दिखने लगेगा मुझको 200। वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 0.2 meters और wavelength comes out to be 0.2 meters or 20 centimeters. This is the wavelength. अब if the displacement of particle is 1.5 millimeter at a certain instant, what is displacement of particle 10 centimeter away from it at the same instant? अब किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1.5 मिलीमीटर है किसी इंस्टेंट पर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा? अब देखिए डेल्टा एक्स, दैट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। Hence two particles, hence it's in opposite phase. It's in opposite phase. वह पार्टिकल अपोजिट फेस में होगा। तो यदि पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में 1.5 मिलीमीटर, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में 1.5 मिलीमीटर्स। इस बात को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले वेव वेलोसिटी दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है, उससे हमने यह इक्वेशन अप्लाई करी। वेव वेलोसिटी इज वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, और इससे हमने वेवलेंथ निकाल लिया और वह वेवलेंथ 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर आया। फिर उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट 1.5 मिलीमीटर, तो दूसरा पार्टिकल जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जो 10 सेंटीमीटर की दूरी है लैम्डा बाय 2 हुआ, हाफ ऑफ वेवलेंथ। और हाफ ऑफ वेवलेंथ पर जो पार्टिकल होता है वो अपोजिट फेस में होता है। अपोजिट फेस में मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सब कुछ अपोजिट होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट प्लस 1.5 पहले पार्टिकल का दिख रहा है, दूसरा पार्टिकल जो अपोजिट फेज में है उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस 1.5 सेंटीमीटर होगा। दिस इज 11th प्रॉब्लम। अब हम 12th प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, 13th प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। Now, let's start discussing this 12th problem. A steel wire having length, we have got a steel wire having length of 64 centimeter and weight of 5 gram. If it is stretched by a force of 8 Newton, what should be the speed of transverse wave passing on it? अब देखिए इधर फोर्स तो दे रखा है एसआई सिस्टम में न्यूटन्स में, जबकि लेंथ और मास सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। इस तरह से यदि क्वांटिटीज अलग अलग मेजरिंग सिस्टम में दे रखी हो तो ध्यान रहे इन्हें इस मेजरिंग सिस्टम को यूनिफॉर्म पहले बना लेना चाहिए। लेंथ को आप लिख दीजिए 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर
इसे भी ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, मास को भी आप लिख दीजिए 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। सबसे पहले आप पूरे सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाइए। अब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ म्यू जो कि होएगा m/l, वह हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ kg पर 64 इंटू 10⁻² मीटर्स। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हम अच्छी तरह से जानते हैं, इट्स √f/μ। अब जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही सिस्टम में ही आएगा। हियर आई विल राइट 8 न्यूटन एंड हियर आई विल राइट 5/64 इंटू 10⁻⁻1 kg पर मीटर। मुझे यूनिट की परवाह ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इधर 80/5 16 √16 इंटू 64 meters per second, 4 into 8, velocity is 32 meters per second. This is the wave velocity. प्रॉब्लम का टाइप थोड़ा बदल चुका है। देखिए, अभी तक हम पूरी तरह से ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम वेव वेलोसिटी पर आ गए कि जो ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव में हमने वेव वेलोसिटी सीख रखी है, वह वेव वेलोसिटी किन बात पर डिपेंड करती है? मास और लेंथ। इस तरह से मास पर यूनिट लेंथ आया और टेंशन आया। टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पर वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है इस तरह से, और वह हमने डिटरमाइन करना सीख ली। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग वेव वेलोसिटी। यह फॉर्मूला है। अब 13th प्रॉब्लम इसी समय कर डालते हैं। 13th प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखते हैं। A string of length 40 centimeter, a string of length 40 centimeter having mass of 10 grams is attached to a spring at one end and to a fixed wall at another end. यह फिक्स्ड वॉल है और इससे यह स्ट्रिंग अटैच्ड है। This is the string attached to the fixed wall. इसकी लेंथ L है और दूसरी तरफ यह एक स्प्रिंग से बंधी हुई है। अब the spring has a spring constant of, this spring has a spring constant of 160 Newton per meter and stressed by, this spring is stressed by 1 centimeter. If wave pulse is produced on the string near the wall, if a wave pulse is produced on a string near the wall, how much time will it take to raise the spring? अब देखिए, सबसे पहले हम इसे 40 इंटू 10⁻³ मीटर्स लिख दें। जैसा मैंने बताया, सिस्टम को सबसे पहले यूनिफॉर्म बना लेना चाहिए। यूनिट्स को यूनिफॉर्म ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज मीटर्स, दिस इज इन किलोग्राम्स। अब इधर से हम मास पर यूनिट लेंथ भी लिख देते हैं। मास पर यूनिट लेंथ म्यू m/l, मास की जगह पर 10 इंटू 10⁻³ लेंथ की जगह पर 40 इंटू 10⁻²। तो म्यू की वैल्यू हो गई 10⁻⁻1 1/40 किलोग्राम्स पर मीटर। दिस इज म्यू। अब हम फोर्स भी निकाल लेते हैं। फोर्स टेंशन इज इक्वल टू kx। जो स्प्रिंग में टेंशन है वही हमें यह होगा 10⁻² मीटर्स। तो स्प्रिंग का k है
160 न्यूटन पर मीटर और x है 0.01 मीटर. So this force is equal to 1.6 न्यूटन. यह फोर्स आ गया. अब हम वेव वेलोसिटी डिटरमाइन कर देते हैं. वेव वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ f बाय म्यू. सो दिस वेव वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ f की जगह 1.6, म्यू की जगह 1/40. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 16 into 4. 16 into 4. So this wave velocity is 4 into 2, 8 meters per second. This is the wave velocity. Now, wave pulse is produced near the on the string near the wall. How much time will it take to reach the? अब हम कहते हैं distance traveled is equal to v into t. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है L और वेलोसिटी है 8 मीटर्स पर सेकेंड, v इंटू टी. तो डिस्टेंस की जगह पर मैं लिखूंगा 0.4 मीटर्स, वेलोसिटी की जगह 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम की जगह t0. और यह मीटर से मीटर कैंसल्ड और यह मुझे दिखने लगा टाइम t0 कम्स आउट टू बी 0.4 by 8 seconds और 1/20 seconds. t0 is 1/20 seconds. और 5000 कर देता हूं और मिली शब्द लगा दूंगा. 1000/20 तो 50 मिली सेकेंड्स. दिस इज द फाइनल आंसर टू द 13th प्रॉब्लम. बड़े ध्यान से देखें, इतना समय लगेगा उसे इस एंड से जनरेट होकर इस एंड तक पहुंचने में. तो स्टार्ट रीडिंग 14th प्रॉब्लम. Now let us discuss problem number 14th. 14th प्रॉब्लम में एक फिगर दे रखा है. इस फिगर को मैं ड्रॉ कर लेता हूं. एक रिजिड सपोर्ट है, इधर यह एक ब्लॉक है और फिर एक स्ट्रिंग, यह दूसरा ब्लॉक. Here they write AB, here they write CD. Two blocks having mass of 3.2 kg. यह दोनों ब्लॉक का मास है 3.2 kg. Are connected with a wire CD and the system is suspended from a ceiling by another wire AB. The linear मास डेंसिटी ऑफ वायर AB, इसकी मास डेंसिटी है μ1, इसकी μ2. μ1 दे से इट्स 10 ग्राम पर मीटर एंड μ2 दे से इट्स 8 ग्राम पर मीटर. Find the speed of transverse wave pulse produced in AB and in CD. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वायर CD
in CD. I'll say the tension is T2. Tension T2 would be equal to mg, and the mass per unit length mu2 is 8 ग्राम पर मीटर. इसे हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और कहेंगे 0.008 किलोग्राम पर मीटर. इसमें जो वेलोसिटी v2 में लिखूंगा अंडर रूट ऑफ T2 बाय μ2, और वेलोसिटी v2 वुड बी इक्वल टू mg, मास m की जगह 3.2 इनटू g की जगह पर 10, μ2 की जगह पर 0. और 8 इंटू 10⁻⁻3. You need to solve this. 10⁻⁴, and here you will get 0.4, or it's under root of 4000 meters per second, or this V2 would be under root of 4000 would be nearly some 63 meters per second. While in wire AB, अब हम AB की बात करें, इस वायर AB में टेंशन T1 होएगा. इसे पूरा सिंगल सिस्टम मान लूं, नीचे के दोनों ब्लॉक को, तो टेंशन T1 वुड बी 2 mg, और मास पर यूनिट लेंथ μ1 इज 10 ग्राम पर मीटर और 0.01 kg per meter. This is μ1. Velocity of wave in this is v1 under root of T1 by μ1, or under root of 2 into 3.2 into 10 by 0.01. मैंने सारे डेटा को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, इस बात का खास ध्यान रखा है. अब मैं सॉल्व कर देता हूं. दिस बिकम्स 2 into 32 और 64 अंडर रूट ऑफ 64 into 100, और V1 is 8 into 10, 80 meters per second. This is velocity of wave in V1. Two blocks each having mass 3.2 connected by CD and AB. The linear mass density given. Find the speed of transverse wave. This is speed of transverse wave in AB, and this is the speed of transverse wave in wire CD. And this is 14th problem. 15th के बाद में मैं 16th भी करूंगा, 17th भी करूंगा इसी सेशन में. बड़े ध्यान से 14th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए. मास पर यूनिट लेंथ को हमने किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करा है, इधर और इधर. ध्यान से देखिए, यूनिट को सेम बनाया है. टेंशन निकालना आप अच्छी तरह से जानते हैं. इधर सिंगल सिस्टम माना तो T2 इक्वल टू mg, और इधर सिंगल सिस्टम इस पूरे को मारा तो T1 इक्वल टू 2 mg. नाउ स्टार्ट रीडिंग 15th प्रॉब्लम. ध्यान से देखिए इसे. Now let's discuss problem number 15. तब हम प्रॉब्लम नंबर 15 डिस्कस करते हैं. जरा ध्यान से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो. A heavy but a uniform rope of length L is suspended from a ceiling. This is a ceiling, और इससे एक heavy rope
लेंथ L की इसे इस तरह से हैंग कर रही है, इट्स लेंथ इज L and let us say its mass is m. Write velocity of transverse wave traveling on a string as a function of distance from the lower end. लोअर एंड इधर है और इधर से कोई पॉइंट P है जो कि x की दूरी पर है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ हुआ m अपॉन l और इस पॉइंट पर एट P टेंशन T वुड बी इक्वल टू m by l into x into g. This is the tension T, or the tension T would be mu x into g. This is the tension T. Now velocity v is velocity of wave at P is under root of T by mu, or velocity is under root of mu x g by mu. So velocity at P is under root of gx. This is velocity of wave at P in terms of distance measured from the lower end. This is answer to part A. If a rope is given a sudden sideways jerk at the bottom, how long will it take for the pulse to reach the ceiling? अब इधर से यदि हमने कोई जर्क दिया तो सीलिंग तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? अब देखिए दिस वेव वेलोसिटी इज अंडर रूट gx and its dx by dt. अब मैं वेव वेलोसिटी किसी भी डिस्टेंस x ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा इसे सॉल्व कर सकता हूं इस तरह से, अंडर रूट g इंटू डी टी इज dx बाय रूट x. मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, अंडर रूट g इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इंटीग्रल ऑफ dx बाय रूट x. x is 0, time is 0. For any x, time is t. So root g dt का इंटीग्रल t होगा फ्रॉम 0 टू t और 1 बाय रूट x का इंटीग्रल होगा 2 रूट x फ्रॉम 0 टू x. So this gives me root of g by 2 t is equal to root x, or x is equal to g by 4 into t square. This is generalized equation. अब उनने पूछा है what time will it take to reach, if the rope is given, how long will it take to reach the ceiling? मैं कहता हूं टोटल टाइम निकालने के लिए x इक्वल टू एल रख देता हूं g बाय 4 एंड दैट टाइम इज t नॉट स्क्वायर. सो दैट टाइम t नॉट इज 4l बाय g अंडर रूट. दिस इज आंसर टू पार्ट B. नाउ a particle is dropped from a ceiling at the instant the bottom end is given jerk. Where will particle meet the pulse? अब जैसे ही जर्क दिया एक पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराया गया, एक पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराया गया जर्क देते से ही, तो वह पार्टिकल कब तक नीचे गिरेगा? अब मैं कहता हूं पार्ट C सॉल्व कर रहा हूं.
let us say two particle meets at t dash instant, or particle and wave pulse meet after t dash टाइम। तो हम कहेंगे इस t डैश टाइम में x1 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स, पल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज x1, एंड दैट x1 इज इक्वल टू g/4 into t dash square, and distance traveled by particle, distance traveled by the particle is x2, that x2 would be equal to half gt square, half gt square. This is distance traveled by the wave pulse and this is distance traveled by the particle. अब मैं कहता हूं x1 plus x2 must be equal to L. तो x1 की जगह मैं लिखता हूं g/4 t डैश स्क्वायर, x2 की जगह लिखता हूं मैं g/2 t डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू L, और 3g/4 t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू L, और t डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4L/3g, और दैट t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4L/3g। इतने टाइम के बाद पार्टिकल और वेव पल्स मिलेंगे। अब उनने पूछा है वेयर विल द पार्टिकल मीट। अब वेयर विल द पार्टिकल मीट के लिए मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पल्स निकाल लेता हूं, x1 निकाल लेता हूं। x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, इट्स g/4 t डैश स्क्वायर, और g/4 t डैश के लिए मैं लिखता हूं 4L/3g। तो 4 से 4 कैंसिल, g से g कैंसिल, x1 is L/3. This is the distance from the bottom of rope. जरा बड़े ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस पूरे सॉल्यूशन को। सबसे पहले इस सिचुएशन में वी हैव गॉट वेरिएबल वेव वेलोसिटी। जो वेव वेलोसिटी है वह वेरिएबल है। उन्होंने कहा कि एक हैवी रोप लटक रही है, इसमें किसी भी पॉइंट पर वेव वेलोसिटी क्या होगी यदि वह पॉइंट को बॉटम से उसकी डिस्टेंस मेजर करा जाए। तो मैंने कहा मास पॉइंट लेंथ m/l। अब इस पॉइंट P पर, जो कि x की दूरी पर है, इस पॉइंट P पर टेंशन क्या होगा? इस पॉइंट पर टेंशन होगा द वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रोप, दिस स्मॉल mg, स्मॉल m इज द मास ऑफ दिस रोप। तो इस पार्ट का मास कितना होगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू दिस लेंथ, दिस इज द मास ऑफ दिस पार्ट इनटू g, दिस इज द टेंशन ऑफ एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर टेंशन हुआ, m/l को म्यू लिखा इंटू x इंटू जी। वेव वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वेव वेलोसिटी t बाय म्यू, t की जगह लिखा म्यू जी एक्स बाय म्यू, म्यू म्यू कैंसल्ड, वेलोसिटी इज अंडर रूट जी एक्स। नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वेव की यह वेलोसिटी है, और वेव की वेलोसिटी है dx/dt। तो मैं dt ऊपर ले गया, रूट जी इंटू dt dx/√x, इसे इंटीग्रेट करा 0 से t, 0 से x। जब x की वैल्यू 0 है तब टाइम 0 है। 0 टाइम पर हमने इधर से वेव पल्स दिया। अब वो वेव पल्स ट्रेवल जब करेगा तो किसी भी पॉइंट x पर आने में उसे जो समय लगेगा वो इस इक्वेशन से आ जाएगा। फ्रॉम द बॉटम wave pulse would
travel x distance in this t time. अब टोटल l डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे t नॉट टाइम लगा, then that t नॉट टाइम इज गिवन बाय दिस. अब जो थर्ड पार्ट था वो सबसे इंटरेस्टिंग था कि जिस समय पर हमने वेव पल्स बॉटम में दिया उसी समय पर हमने एक पार्टिकल ऊपर से नीचे गिराया. ये दोनों वेव पल्स और पार्टिकल कहां पर कितनी दूरी पर मिलेंगे, किस समय पर मिलेंगे? तो पार्टिकल और वेव पल्स मान लीजिए टी डैश टाइम पर मिलते हैं, तो उस टी डैश टाइम में वेव पल्स नीचे से ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो इधर से हम लिखेंगे. वो डिस्टेंस x1 ट्रेवल करेगी वेयर x1 वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन g/4 t स्क्वायर g/4 t डैश स्क्वायर. उस समय में पार्टिकल ऊपर से नीचे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो ये तो ग्रेविटी में फ्री फॉल है, इधर मैं लिख देता हूं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 हो गया, x2 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह g लिख दिया, t डैश स्क्वायर. दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज टोटल लेंथ l. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज l. और इस तरह से हमें t डैश की वैल्यू आ गई. अब इतने टी डैश में वेव ने नीचे से ऊपर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी वो इधर सबने सब्स्टिट्यूट करा और आंसर ले आया. दिस 15th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 16th प्रॉब्लम. पहले 15th प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देख लीजिए.